नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10 का जो ज्योग्राफी है, 10th क्लास का ज्योग्राफी का जो हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, तो चैप्टर 1 हम लोग पढ़ लिए हैं और 1 का जो क है मृदा संसाधन, उसको भी हम लोग पढ़ लिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ख, जिसका नाम है जल संसाधन। आज हम लोग जल संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जल संसाधन क्या है? तो जल जो है हमारे लिए, यानी कि जब हम जल का उपयोग करते हैं संसाधन के रूप में, तो वो जल संसाधन कहलाता है। ठीक है, अगर हम अपने पृथ्वी पर बात करें तो हमारा जो पृथ्वी है लगभग 3/4 यानी कि 3/4 भाग जो है वो क्या है? जल है। ठीक है, और 1/4 भाग है वो है स्थल है, यानी कि हमारे पृथ्वी पर जल की कमी नहीं है। लगभग 3/4 भाग जो है वो जल से भरा हुआ है। लेकिन अगर हम इस जल की बात करें तो ये जो जितना जल है इसका लगभग 96.5% जो जल है वो कहाँ है? महासागर में है। कहाँ है? महासागर में है, जो कैसा है? लवणीय है, अर्थात नमकीन है। कैसा है? नमकीन है। यानी कि जितना हमारे पास जल है उसका 96.5% जो जल है वो क्या है? नमकीन है। और जो 2.5% जो जल है, यही जो जल है क्या है? मीठा जल है, अर्थात पीने योग्य जल है। इसके अलावा जो 1% जल है वो कैसा है? तो वो है बर्फ के रूप में। कैसा है? बर्फ के रूप में है, यानी कि उसको हम पी नहीं सकते हैं। वो कहाँ है? तो हिमालय, आप जानते हैं हिमालय पर्वत है, उसके ऊपरी भाग पर पूरा बर्फ जमा हुआ है, वो हो गया। ग्रीनलैंड जो है वो पूरा क्या है? बर्फ से ही ढका हुआ है। इसके अलावा जो अंटार्कटिका है वो भी क्या है? पूरा बर्फ से ढका हुआ है। तो लगभग 1% जो जल है वो क्या है? बर्फ के रूप में है। 2.5% जो जल है वो मीठा जल है, पीने योग्य है। और 96.5% जल है वो क्या है? महासागरों में है, और वो है नमकीन जल। ठीक है, यानी कि इसका भी हम उपयोग पीने के लिए नहीं कर सकते हैं। अगर विशेष परिस्थिति में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। कैसे? तो इसमें से अगर हम नमक को निकाल लें, क्या करें? अगर हम नमक को निकाल लेते हैं तब यह हमारे उपयोग के लायक हो जाता है। यानी कि इसका पीएच मान क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। अगर इसके पीएच को हम कंट्रोल कर लेते हैं तो ये क्या हो जाता है? हमारे लिए उपयोगी हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसको पिया नहीं जाता है, लेकिन और सब बाकी कामों के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, अगर इसको पीने योग्य बनाना है तो बहुत ज़्यादा इसमें केमिकल वगैरह डालने की ज़रूरत पड़ती है, तभी यह उपयोग के लायक हो पाता है। ठीक है, अगर हम ये 2.5% की बात करें ये जो जल की, तो ये भी हमारे पास जो है 4 स्रोतों से मिलते हैं। कितने स्रोतों से मिलते हैं? 4 स्रोतों से मिलते हैं, जिसमें अगर हम इसके 4 स्रोतों की बात करें तो पहला हम देखते हैं वो है भूपृष्ठीय जल। कैसा है? भूपृष्ठीय जल। भूपृष्ठीय जल यानी कि भूमि के जो ऊपर है वो है। दूसरा है भूमिगत जल। तीसरा अगर हम देखें तो वो है वायुमंडलीय जल। और चौथा जो है वो है महासागरीय जल। ये क्या हो गए? ये जल के स्रोत हो गए। ठीक है, ये क्या है? जल के स्रोत है। ठीक है, जल के स्रोत हो गए। ये जो महासागरीय जल है
ये कितना है, लगभग 96.5%। ये कैसा है, ये महासागरीय जल है। ठीक है, ये और भूपृष्ठीय जल, भूमिगत जल, वायुमंडलीय जल, ये सब मिला करके अगर हम बात करें तो ये कितना है, लगभग 3.5% है। भूपृष्ठीय जल की बात करें तो भूपृष्ठीय जल में क्या क्या आते हैं, तो भूपृष्ठीय जल में आते हैं, इसमें नदी हो गया, तालाब हो गया, झील हो गया, पोखर हो गया, इसके अलावा छोटे बड़े जो तालाब पोखरा होते हैं यही सब आते हैं। इसके बाद से अगर हम इसी में ये भी आ जाएगा, भूपृष्ठीय जल में ही कौन आ जाएगा, तो जो हम बर्फ़ की बात करते थे वो भी किस में आ जाएगा, भूपृष्ठीय जल में ही आ जाएगा। ठीक है, अगर हम भूमिगत जल की बात करते हैं तो भूमिगत जल के स्रोत की अगर हम बात करें तो ये हमें कहाँ से मिलता है, तो ये ज़मीन के नीचे से। कहाँ से, ज़मीन के नीचे से, अर्थात जो हम कल वगैरह से, नल वगैरह से निकालते हैं, बोरवेल से निकालते हैं, पंपिंग सेट से निकालते हैं, यानी जिस माध्यम से हम पाइप लगा लेते हैं ज़मीन में और उस नीचे के पानी को ऊपर निकाल लेते हैं, वो किस में आता है, वो सब भूमिगत जल में आता है। ठीक है, वायुमंडलीय जल की अगर हम बात करें तो वायुमंडलीय जल क्या होते हैं, जो पृथ्वी के भूपृष्ठ पर जल हैं, जो भूपृष्ठ पर जो जल हैं ये वाष्प बन करके क्या होते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि ये नीचे जल है, ठीक है, ये क्या होता है, वाष्प बन करके ऊपर उठता है। ठीक है, और वायुमंडल में मिल जाता है। ठीक है, तो जो वायुमंडल में क्या है, नमी होती है। ठीक है, जो वायुमंडल में नमी होती है वही क्या है, वायुमंडलीय जल है। ठीक है, अगर वायुमंडल में जल की मात्रा ज़्यादा रहती है तो वो कैसा होता है, नमी युक्त होता है। ठीक है, वही हम सुबह में देखते हैं जो क्या होती है, ठंडा होकर के ओस की बूंदें बन करके ज़मीन पर घास पर पड़ी होती हैं, वही क्या कहलाती है, वायुमंडलीय जल कहलाती हैं। गर्मी के दिनों में हम देखते हैं भूपृष्ठीय जल खत्म हो जाता है, पृथ्वी के ऊपर जल बहुत कम रहता है, नहीं के बराबर रहता है, इसलिए जो हवाएं चलती हैं वो कैसी होती हैं, गर्म होती हैं। लेकिन अगर वही भूपृष्ठ पर जल है तो उन क्षेत्रों में हम अगर बात करें तो हवाएं कैसी चलती हैं, ठंडी चलती हैं। क्यों, क्योंकि उन हवाओं में क्या होता है, जल की मात्रा होती है, यानी कि नमी की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, तो भूपृष्ठीय जल की अगर हम बात करें तो भूपृष्ठीय जल कहाँ होता है, नदी में, तालाब में, झील में, पोखर में, इसके अलावा छोटे बड़े गड्ढे में होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो भूपृष्ठीय जल का लगभग 20% जो जल होता है वो क्या हो जाता है, भूपृष्ठीय जल का 20% भाग जो है वो वाष्प बन करके निकल जाता है। ठीक है, अभी हम बता रहे थे भूपृष्ठीय जल के बारे में। ठीक है, भूपृष्ठीय जल का जो 20% जो भाग होता है वो क्या होता है, वाष्प बन के ऊपर चला जाता है। ठीक है, वाष्प बन करके कहाँ चला जाता है, ऊपर, यानी कि वायुमंडल में चला जाता है। ठीक है, हवा में चला जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसका कुछ भाग जो होता है वो कहाँ चला जाता है, वो ज़मीन के नीचे चला जाता है। कहाँ चला जाता है, ज़मीन के नीचे, यानी कि रिसाव होते वो धीरे धीरे कहाँ चल जाता है, वो नीचे चला जाता है, और यही बन जाता है क्या चीज़, ये बन जाता है भूमिगत जल। कैसा बन जाता है, भूमिगत जल बन जाता है, जिसको हम लोग कल के द्वारा या फिर बोरिंग के द्वारा, नल के द्वारा, इसको हम फिर पंपिंग सेट के द्वारा ऊपर निकाल लेते हैं और अपने यूज के लिए। ठीक है, इसके बाद से हम बता रहे थे भूमिगत जल। भूमिगत जल जो होता है वो हम कैसे निकालते हैं, यही है जो इसका मुख्य स्रोत अगर हम बात करें तो वर्षा होता है। क्या होता है, वर्षा होता है। भूमिगत जल का जो मुख्य स्रोत होता है वो क्या होता है, वर्षा होता है, क्योंकि जब बारिश होती है तो वही पानी क्या होता है, छिद्रों के माध्यम से, क्योंकि मिट्टी के कणों के भी छिद्र होते हैं और उन्हीं छिद्रों के माध्यम से ये धीरे धीरे रिश्ते रिश्ते कहाँ चला जाता है, ये ज़मीन के नीचे चला जाता है।
और चूँकि जितना ज़्यादा इसका वायुमंडल नहीं, मिट्टी के कणों के बीच यह रिश्ते रिश्ते नीचे जाता है तो उतना ही यह शुद्ध होता है। जितना ज़्यादा रिश्ते हुए नीचे जाएगा उतना ही यह शुद्ध होता है। लगभग 150 फीट से नीचे जाता है तो वो कैसा जल होता है, वो शुद्ध जल होता है। ठीक है, 150 फीट नीचे से का जो जल होता है वो शुद्ध होता है, नहीं तो 150 फीट से ऊपर का जो जल होता है वो अशुद्ध होता है। क्यों? क्योंकि जो हम लोग खेतों में खाद वगैरह, यूरिया, डाई, पोटाश, जिंक, ये सब कीटनाशक ये सब देते हैं, वो क्या होता है, वो जो भूमि पर जो पानी होता है उसमें मिल जाता है और यह धीरे धीरे रिश्ते रिश्ते कहाँ जाता है, नीचे जाता है। रिश्ते रिश्ते यह नीचे जाता है और क्या करता है, पानी को भी प्रदूषित कर देता है। लेकिन यह उससे जगह बहुत ज़्यादा रिसाव करके लगभग 150 फीट से नीचे चला जाता है तो ये कैसा हो जाता है, धीरे धीरे इसके जितने भी हानिकारक इसमें जीवाणु कीटाणु होते हैं वो सब क्या होते हैं, ऊपर ही रह जाते हैं और इसके नीचे का जो जल होता है वो शुद्ध हो जाता है। तो भूमिगत जल का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है, वर्षा का जल है। ठीक है, इसके बाद से हम लोग तीसरा देख रहे थे वायुमंडलीय जल। वायुमंडलीय जल के बारे में बताए थे, जो भूपृष्ठीय जल है वही क्या होता है, वाष्प बन के ऊपर उठता है और वही वायुमंडल में मिल जाता है। ठीक है, और चौथा जो बता रहे थे महासागरीय जल है, वो क्या है, नमकीन है, जो हमारे उपयोग के लायक नहीं है। ठीक है, अगर हम इसके वितरण की बात करें, वितरण, ठीक है, जल का हम अगर वितरण की बात करते हैं तो ये हमारी अगर पृथ्वी है तो ये क्या है, भूमध्य रेखा बीचों बीच से, ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जल जो है वो कहाँ है, इस दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध में क्या है, जल बहुत कम है। इसमें जल जो है वो कम है और इसमें जल है वो कैसा है, अधिक है। ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध में जल जो है चूँकि ज़्यादा है तो इसको हम क्या कहते हैं, जल गोलार्ध कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध को हम जल गोलार्ध भी कहते हैं और उत्तरी गोलार्ध में चूँकि स्थल ज़्यादा है इसलिए इसको क्या कहते हैं, अस्थल गोलार्ध भी कहते हैं। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में पानी जो है बहुत कम है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में पानी ज़्यादा है, वो भी किस रूप में, तो महासागर के रूप में। ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता के कारण इसको क्या कहते हैं, जल गोलार्ध, और उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता के कारण इसको क्या कहते हैं, स्थल गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम वितरण की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में पानी कम है लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में पानी ज़्यादा है। ठीक है, और स्थल गोलार्ध, स्थल की मात्रा उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो उत्तरी अमेरिका है, इसके अलावा अफ्रीका का भी कुछ भाग है, यूरोप है, एशिया है उतना बड़ा, और अगर हम नीचे बात करें तो सिर्फ दक्षिण अमेरिका है और अफ्रीका का कुछ भाग है, और यहाँ पर क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। बस इतना ही है, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका थोड़ा सा, आधा लगभग अफ्रीका का है, और ऑस्ट्रेलिया है, और नीचे अंटार्कटिका जो है वो बर्फ़ ही है, और ऊपर में बात करें तो उत्तरी अमेरिका है, अफ्रीका का भी भाग है, यूरोप है, और एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसलिए स्थल जो है उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा है और दक्षिणी गोलार्ध में स्थल कम है। ठीक है, तो चूँकि स्थल ज़्यादा है इसलिए स्थल का उपयोग ज़्यादा होता है, और नीचे जल ज़्यादा है इसलिए जल का उपयोग यहाँ पर ज़्यादा होता है। तो जल का उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, अगर हम जल के उपयोग की बात करें हाँ, तो उपयोग को बाद में देख, थोड़ा सा और वितरण के बारे में देख लेते हैं। अभी हम लोग देख रहे थे किसे, महासागर के, अब थोड़ा हम लोग नदियों के बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, नदियों का जो वितरण है उसमें भी जल होता है, और वो भी कैसा है, भूपृष्ठीय जल है, तो इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो भारत में जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं जिसमें गंगा है,
ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है। इसके अलावा और भी बहुत सारी नदियां हैं, जिसमें नर्मदा है, गोदावरी है, महानदी है और ताप्ती है, और भी बहुत सारी नदियां हैं। लेकिन अगर हम इसके वितरण की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो जल है वो किस में है? गंगा नदी में। ब्रह्मपुत्र नदी में भी जल है, लेकिन चूंकि पहाड़ी क्षेत्रों से आती है इसलिए इस जल का उपयोग नहीं हो पाता है। अगर हम इसके उपयोग की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो जल है गंगा नदी का जो जल है, ठीक है, इसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। ठीक है, क्या होता है? गंगा नदी के जल का जो है सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। ठीक है, अगर हम इसके प्रवाह की बात करते हैं तो लगभग 5250 क्या है? घन मीटर, घन, ये हो जाएगा, एक मिनट, 5250 अरब घन मीटर। ठीक है, ये इसका जो क्षमता है वो कितना है? 5250 अरब घन मीटर इसकी क्षमता है। पानी इतना जो है वो इकट्ठा होता है। लेकिन अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो मात्र 250 अरब घन मीटर ही क्या होता है? उपयोग में आता है। बाकी सब ये क्या होता है? ये बहते बहते कहाँ चला जाता है? ये चला जाता है बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी में चला जाता है। ठीक है, कहाँ चल जाता है? बंगाल की खाड़ी में चला जाता है। ठीक है, इसके बाद से ब्रह्मपुत्र की अगर बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो इसका जो क्षमता है वो है 629 अरब घन मीटर। कितना है? 629 अरब घन मीटर। लेकिन इसका उपयोग होता है मात्र 24 अरब घन मीटर ही उपयोग हो पाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये आती है कहाँ से? तो लगभग उत्तर पूर्व की जो पहाड़ी है भारत में, उधर से आती है। और चूँकि वो पहाड़ी क्षेत्र है इसलिए इसको रोक नहीं पाते हैं और ये कहाँ चली जाती है? ये बांग्लादेश होते हुए इधर से फिर गंगा नदी जाती है और इधर से घूमते हुए ये आती है और बांग्लादेश में मिल जाती है और फिर ये कहाँ चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो इसके जल का हम लोग ज़्यादा उपयोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसके बाद से अगर हम सबसे ज़्यादा मात्रा में जल के उपयोग की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा हम लोग करते हैं किसका? तो ताप्ती का। चूँकि ये भ्रंश घाटी में बहती है नर्मदा और ताप्ती, तो नर्मदा का भी उपयोग करते हैं और ताप्ती का भी करते हैं। लेकिन अगर हम ताप्ती का प्रतिशत की मात्रा में बात करें, अनुपात की मात्रा में, तो इसमें 14.9 अरब घन मीटर होता है। और क्या है? घन मीटर। ठीक है, इतना जो है इसकी क्या है? क्षमता है, जिसमें से हम इसमें से 14.5 अरब घन मीटर जो जल है इसका हम लोग क्या कर लेते हैं? उपयोग कर लेते हैं। यानी कि अगर हम उपयोग के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा किस नदी के जल का उपयोग कर पाते हैं? अगर हम अनुपात की बात करें तो सबसे ज़्यादा ताप्ती का। लगभग इस नदी का जो 96% जो जल है वो कैसा है? उपयोग जल है। कैसा है? लगभग 96 से 97% जो जल है वो कैसा है? उपयोग के लायक जल होता है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी नदियां हैं, जैसे कृष्णा है, कावेरी है, नर्मदा है, महानदी है। तो इनका भी हम लोग अच्छे खासे, अगर इसी के बगल में एक और नदी बहती है जिसका नाम है नर्मदा। अगर हम उसका बात करें तो उसकी क्षमता है 45.7 अरब घन मीटर और इसके उपयोग की बात करें तो 34.5
और अब घन मीटर हम क्या कर लेते हैं, इसका भी उपयोग कर लेते हैं। चूँकि आस पास में नदी है तो ताप्ती का भी अच्छा खासा उपयोग कर लिया जाता है, लगभग पूरा देखा जाए तो उपयोग हो जाता है। और नर्मदा का भी देखा जाए तो लगभग 60 से 70% जो जल है उसका भी उपयोग कर लिया जाता है। सबसे ज़्यादा अगर हम उपयोग की बात करें तो सबसे ज़्यादा किसका उपयोग किया जाता है, तो गंगा नदी का जो जल है इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें उपयोग योग्य जल भंडारण की बात करें, कैसा, उपयोग योग्य जल भंडारण, उपयोग योग्य जल भंडारण की बात करें तो सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो वो होता है नर्मदा में। कितना प्रतिशत, लगभग 97% जल जो है वो कैसा होता है, उपयोग योग्य जल होता है। किसमें, नर्मदा में। लेकिन अगर ऐसे बात करें तो सबसे ज़्यादा जल जो है किस नदी का उपयोग किया जाता है, तो वो है गंगा नदी का। ठीक है। तो ये रहा नदियों का कुछ विवरण। अगर हम विश्व में नदियों की बात करें तो विश्व में जो गंगा है उसका कौन सा स्थान आता है, उसका विश्व में 8वां स्थान आता है। ठीक है। कौन सा स्थान आता है, 8वां। और अगर हम ब्रह्मपुत्रा की बात करें तो उसका स्थान आता है 10वां। ठीक है। जल भंडारण करने की क्षमता विश्व में गंगा नदी का 8वां है, ब्रह्मपुत्रा नदी का 10वां है। विश्व की जो 10 बड़ी नदियां हैं उसमें गंगा का 8वां स्थान है और ब्रह्मपुत्रा का कितना है, 10वां स्थान है। ठीक है। इसके अलावा अगर भूपृष्ठ पर हम बात करें तो भूपृष्ठ पर सबसे ज़्यादा जो जल है, मृदु जल है, उसका 75% जो जल है वो कहाँ है, अंटार्कटिका में है। कहाँ है, अंटार्कटिका में है। कहाँ है, अंटार्कटिका हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, एवं हिमालय, जो हिमालयी क्षेत्रों में, हिमालय पर्वत। ठीक है। जितना मृदु जल है उसका 75% जो जल है वो किस रूप में है, बर्फ के रूप में है। ठीक है। बाकी भूमिगत है और कुछ भूपृष्ठीय जल है। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं जल का उपयोग। जल का उपयोग, तो जल का उपयोग हम कहाँ करते हैं, जल का उपयोग आप लोग जानते ही हैं कहाँ कहाँ उपयोग होता है। तो जल का उपयोग जो है वो होता है घरेलू कार्यों में होता है, सिंचाई में होता है, इसके अलावा उद्योग में होता है, विद्युत ऊर्जा यानी कि जल विद्युत ऊर्जा, इसमें उपयोग किया जाता है। इसके अलावा थोड़ा बहुत अन्य कार्यों में भी किया जाता है। ठीक है। जिस प्रकार से हमारी जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है, ठीक है, जिस प्रकार जो हमारी जनसंख्या बढ़ रही है उसी प्रकार जो जल है उसका उपयोग भी बढ़ रहा है। ठीक है। अगर हम आज़ादी के समय की बात करें तो उस समय लगभग 1951 की बात करें तो उस समय प्रति व्यक्ति जो जल की उपलब्धता थी वो थी 5177 घन मीटर। ठीक है। 1951 में प्रति व्यक्ति के लिए 5177 घन मीटर पानी जो है उपलब्ध था। लेकिन वही अगर हम 2001 की बात करें तो यही घट करके कितना हो गया, मात्र 1829 घन मीटर। कितना है, घन मीटर प्रति व्यक्ति जो है, प्रति व्यक्ति जल बच गया। मात्र कितना हो गया, 1829 घन मीटर। जो 1951 में कितना था, 5177 घन मीटर था, वो 2001 में कितना हो गया, मात्र 1829 घन मीटर प्रति व्यक्ति बच गया। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना धड़ल्ले से कितना जल्दी जल्दी जो है पानी वो है वो
ख़त्म हो रहा है। आप देखेंगे कि हमारे ही देश में कई राज्यों में जल जो है भूमिगत जल ख़त्म हो गया। जैसे अगर हम बात करें चेन्नई की अगर हम बात करते हैं तो चेन्नई में भूमिगत जल ख़त्म हो गया। आप कितना ही नीचे गहरा खुदाई कर लीजिए, वो क्या है, जल नहीं मिलेगा आपको। तो वहाँ पर क्या किया जाता है, गड्ढा खोद करके टैंक से उसमें पानी, ऐसे गड्ढा खोद दिया गया और टंकी से बाहर से पानी ला करके उसमें डाल दिया जाता है और इसी को क्या किया जाता है, वहाँ पर मोटर से इसी पानी को निकाल करके लिए नहाने, कपड़े धोने, खाना बनाने, ये सब के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये जो जल जो है धीरे धीरे हमारे लिए संकट का भी विषय बनते जा रहा है। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे अगले क्लास में। तो हम लोगों ने देखा कि जल का उपयोग कहाँ होता है, घरेलू कार्यों में होता है, उसके बाद से सिंचाई में होता है, उद्योग में होता है, इसके अलावा जल विद्युत ऊर्जा में होता है, अन्य कार्यों में भी होता है। सबसे ज़्यादा अगर देखें तो उद्योग में और ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में तो कम होता है, क्योंकि उस जल का अगर हम उपयोग कर लें किसमें, फिर से जैसे कि अगर ये नदी का जल जो है बह के जा रही है, यहाँ पर हम बांध बना दिए, ठीक है, और पानी को रोक दिए। हम क्या किए कि यहाँ से थोड़ा सा हम रास्ता जो है इसको काट दिए और इधर से हम पानी को निकाल लिए। ठीक है, यहाँ से हम पानी को निकाली, यहाँ टरबाइन वगैरह लगा करके पानी का हम लोग विद्युत ऊर्जा उपयोग कर लिए। फिर यहाँ से जो पानी है इसको फिर से मोड़ करके इसमें ले जा सकते हैं, या फिर यहाँ पर हम इस पानी को सिंचाई के लिए लेके जा सकते हैं, मछली पालन वगैरह कर सकते हैं, तो ये पानी यूज हो जाता है। लेकिन जो हम लोग उद्योग के लिए ले जाते हैं ये पानी उपयोग के लायक नहीं बचता है, ये हो जाता है कचरा। ये क्या हो जाता है, कचरा हो जाता है। इसके अलावा सिंचाई के लिए भी जो हम लोग पानी का उपयोग करते हैं वो क्या होता है, वो भी धीरे धीरे या तो वाष्प बन के ऊपर चला जाता है, नहीं तो फिर वो रिश्ते रिश्ते कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है। तो ये रहे जल के उपयोग। ठीक है, अगर हम बात करें मनुष्य में, तो मनुष्य में लगभग 65%, कितना प्रतिशत, 65% मनुष्य में क्या होता है, जल होता है। कितना प्रतिशत जल होता है, 65% जल होता है। अगर यह 1% घट जाए, यानी कि 64% ये जल हो जाए, कितना प्रतिशत, 1 मिनट, ये कहाँ से आ गया ये, इसको बाद में हटाते हैं। चलिए, तो लगभग 1% कम, यानी कि 64% जल हो जाता है, तो हमें प्यास की अनुभूति होने लगती है, यानी कि हमें प्यास का अनुभव होने लगता है कि प्यास लग गया है। लेकिन वही अगर 2 से 3%, यानी कि लगभग 62% पानी हो जाता है शरीर में, तो हम पानी के लिए क्या हो जाते हैं, छटपटाने लगते हैं, यानी कि मरने जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पानी के लिए हम क्या होने लगते हैं, छटपटाने लगते हैं। और यही अगर 5% कम हो गया, यानी कि 60% हमारे शरीर में पानी बच गया, तो आदमी क्या होता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इतना पानी हमारे लिए जरूरी है। 65 से अगर 1%, 64% होता है, तो हमें प्यास की अनुभूति होने लगती है। 62% हो जाता है, यानी कि 3% कम हो जाता है, तो पानी से हम छटपटाने लगते हैं। और वही अगर 5% कम हो जाता है, यानी कि 60% पानी हो जाता है, तो आदमी मर जाता है। ठीक है, तो इसीलिए पानी जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम पौधों की बात करते हैं, तो पौधों में कितना प्रतिशत पानी होता है, तो 65% से लेकर के 99% तक क्या होता है, पानी होता है। ठीक है, पौधों में किसी किसी पौधों में 65% होता है, जो बड़े पेड़ होते हैं,
पानी कम अवशोषित करते हैं, उसमें 65% होता है। लेकिन कोई कोई पेड़ जैसे कि साग हो गया, जैसे पालक हो गया, इस टाइप का जो साग होता है उसमें 90 से 99% तक क्या होते हैं, जल होते हैं। ठीक है, टमाटर हो गया, इसमें भी हम देखते हैं कि 90-95% से ऊपर जल होता है। तो वैसे वैसे जो पौधे होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होते हैं, लगभग 65 से लेकर के 99% तक जल होते हैं। और मनुष्य में कितना होता है, 60 से 65% तक जल होता है। अगर 5% जल की कमी हो जाती है तो आदमी मर जाता है। ठीक पौधों में भी ऐसे ही होता है, उसमें भी पानी की कमी होती है तो वो भी क्या होने लगते हैं, सूखने लगते हैं। अगर हम वाष्पोत्सर्जन की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, जल को वाष्पोत्सर्जन करते हैं। क्या किया जाता है, क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन करते हैं। यानी कि जड़ जो है, जैसे ये पौधा हो गया तो ये जड़ के द्वारा क्या करता है, इस जल को अवशोषित करता है और ये ऊपर लेके जाता है। और इसके जो पत्तियां होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, इसको वाष्प के रूप में वायुमंडल में छोड़ देते हैं। ये जड़ जो है नीचे से अवशोषित करता है जल को, ये ऊपर जाता है, पत्तियां जो है खाना बनाते हैं, ठीक है, और बाकी जो जल बचता है इसको कहाँ करते हैं, वाष्प के रूप में ऊपर छोड़ देते हैं। तो पौधों के द्वारा सबसे ज़्यादा भूमिगत जल का क्या किया जाता है, वाष्पोत्सर्जन किया जाता है। ठीक है, तो ये रहा जल का उपयोग। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। यानी कि जल के लिए या फिर जल का हम लोग क्या करते हैं, परियोजनाओं के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे कि झील में पानी है या फिर नदी में पानी है, तो उस नदी के पानी को या फिर झील के पानी को हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, नदी के पानी को या झील के पानी को हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। और उससे हम क्या करते हैं, विद्युत बनाते हैं। क्या करते हैं, विद्युत के रूप में उपयोग कर ले या फिर किसके रूप में उपयोग। तो हम लोग आगे देखते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। यानी कि इस जल पे बहुत सारी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, या फिर जहाँ पे जल की कमी है, ठीक है, जहाँ पे क्या है, जल की कमी है, वहाँ पर क्या किया गया है, तालाब वगैरह, पोखर, और सबसे बड़ी चीज़ है नहर। नहर का निर्माण कराया गया है। ठीक है, क्या चीज़ का निर्माण कराया गया है, नहर का निर्माण कराया गया है। और ये नहर कहाँ पे किया गया है, नदियों से। नदियों से नहर का निर्माण कराया गया है। यानी कि जिन क्षेत्रों में जल की कमी है उन क्षेत्रों में नहर निकाले गए हैं ताकि क्या किया जाए, पानी की कमी को दूर किया जाए। ठीक है, इसके अलावा नदियों पर क्या किया गया है, जैसे कि अभी हम बता रहे थे कि नदी पर क्या किया गया है, बांध बनाया गया है। ठीक है, अगर हम नदी पर क्या करते हैं, बांध बना दिए, ठीक है, बांध बनाने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से हम क्या निकाल दिए, यहाँ से हम पतले से रास्ते से इस पानी को निकाल दिए। यहाँ पर और जब हम बांध बनाए तो यहाँ पर क्या गया, जलाशय का निर्माण हो गया। क्या चीज़ का निर्माण हो गया, जलाशय का निर्माण हो गया। ठीक है, और फिर यहाँ से जब पानी निकला तो यहाँ पर हम क्या किए, टरबाइन लगाए और यहाँ से जल विद्युत उत्पन्न किए। क्या किए, जल विद्युत उत्पन्न किए। और इस रास्ते से जो जल निकला उस जल का उपयोग हम किस में कर लिए, सिंचाई में कर लिए। ठीक है, किसके लिए उपयोग कर लिए, सिंचाई के लिए। ये जलाशय का निर्माण हुआ, यहाँ पर हम मछली पालन भी कर लेंगे। क्या कर सकते हैं, मछली पालन भी कर लेंगे। यानी कि एक हम परियोजना लाए और उस परियोजना के अंतर्गत यहाँ पर हम बांध बना दिए और जो यहाँ पर जल बचा इसमें हम क्या कर लिए, मछली पालन कर लिए। बाकी इससे हम पानी निकाले और उसे विद्युत उत्पन्न कर लिए।
बाकी जो पानी बचा उसका उपयोग हम सिंचाई में कर लिए। यानी कि परियोजना कितना है, परियोजना जो है वो एक है, और परियोजना जो है वो कितना है, एक है, लेकिन इसके उद्देश्य कितने हैं, अनेक है। ठीक है, कितने हैं, अनेक है, एक से अधिक है, बहुत है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, बहुउद्देशीय परियोजना। क्या कहा जाता है, बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, तो नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें परियोजना मात्र एक रहता है, लेकिन इसके उद्देश्य जो है बहुत होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहते हैं, क्योंकि एक परियोजना है और उद्देश्य क्या है, जल विद्युत करना, सिंचाई, मछली पालन, जलाशय का निर्माण करना। विशेष परिस्थिति में यही जलाशय के जल का उपयोग हम लोग कर लेंगे पीने के लिए भी। तो परियोजना एक हुआ और इसका उद्देश्य एक से अधिक हुआ, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। ठीक है, और इसी को हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या नाम था, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इन्होंने भारत के बांधों को क्या कहा था, आधुनिक भारत का मंदिर। क्या कहा था, भारत के बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर। ठीक है, भारत के बांधों को क्या कहा था, आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ठीक है, क्यों कहा था, क्योंकि ये हमारे आधुनिक भारत में उस समय तो जब आज़ादी मिली थी तो हमारे पास कल कारखाने तो थे नहीं, तो सिर्फ बांध बनाए जाते थे और नहर निकाले जाते थे, और इससे क्या हो जाता था, सिंचाई किया जाता था। और हमारे पास उस समय भोजन के लिए कृषि ही एकमात्र क्या था, साधन था, जिससे हम लोगों को भोजन मिल सके और हम भूखे न रहे। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय क्या कहा था, भारत के बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ठीक है, उसके बाद से तो बहुउद्देशीय परियोजना की अगर हम बात करें तो वैसी परियोजना जिसमें उद्देश्य एक से अधिक हो उसे हम क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। ठीक है, वैसी परियोजना जिसके उद्देश्य क्या हो, एक से अधिक हो, उसे हम क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। और इसी बहुउद्देशीय परियोजना के चलते बांध वगैरह बनवाया गया। अगर हम बांधों की बात करते हैं तो उस समय आज़ादी के बाद भारत में बहुत सारी परियोजनाएं चली, जिसमें नदी घाटी की परियोजनाओं के अंतर्गत अगर हम बात करें, नदी घाटी परियोजना की अगर हम बात करें तो बहुत सारी नदी घाटी परियोजनाएं बनी, जैसे भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया। इसके अलावा हीराकुंड बांध बनाया गया। इसके अलावा दामोदर नदी हो गया, गोदावरी नदी हो गया, कृष्णा, यानी कि बहुत सारी नदियों पर क्या किया गया, बांध बनाया गया और बहुत सारी परियोजनाओं का निर्माण किया गया, ताकि भारत में जो गरीबी है, बेरोजगारी है, आज़ादी के समय उसको क्या किया जा सके, दूर किया जा सके। ठीक है, तो आगे हम लोग इसके आगे अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे जो बाकी बचा हुआ है और भी है परियोजनाओं के बारे में, जैसे कि सोन परियोजना, कोसी परियोजना, इन सभी परियोजनाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। गंडक परियोजना और जल संकट, जल संरक्षण, इन सभी के बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। आप लोग पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, धन्यवाद।